नमस्कार। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट रहे अलंकार अग्निहोत्री आजकल कहाँ हैं? लोग उनके बारे में बहुत जिज्ञासा रख रहे हैं। उनको लेकर दो प्रश्न भी हैं समाज में। एक ये कि क्या अलंकार अग्निहोत्री ने जो त्याग किया है वो समाज सेवा के लिए है या राजनीति है, विशुद्ध राजनीति? दूसरा सवाल है लोगों के मन में कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वास्तव में कोई बड़ी चुनौती खड़ी करने जा रहे हैं? ये दो सवाल समाज में कौंध रहे हैं। और केवल सवर्ण समाज में नहीं, वो दूसरे वर्गों में भी, ओबीसी में भी, दलितों में भी और राजनीतिक स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी में भी ये सवाल चल रहा है और विपक्षी दलों में, कांग्रेस में, सपा और बसपा में भी है। ये जिज्ञासा सबको है कि अलंकार अग्निहोत्री आखिर क्या करेंगे, कितने प्रभावी होंगे, क्या वो वास्तव में कोई बड़ी चुनौती खड़ी कर रहे हैं? ये प्रश्न ज्वलंत है। पहले जान लेते हैं कि वर्तमान उनके संगठन की स्थिति क्या है। ये तो हम सबको पता है कि उन्होंने 23 फरवरी को वृंदावन में एक धर्म स्थल पर, प्रमुख धार्मिक स्थल है, विश्व स्तर की पहचान है वृंदावन की और बहुत आस्था है वृंदावन के प्रति, ऐसे स्थान पर अपने एक राजनीतिक संगठन की घोषणा की। उन्होंने जो संगठन घोषित किया उसको पार्टी घोषित के रूप में घोषित नहीं किया है। उन्होंने उसका नामकरण किया है राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, यानी कि RAM, जो अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो राम होता है। यानी कि उन्होंने सनातन और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को, चेतना को, संस्कृति को भगवान राम से भी जोड़ने का अपने संगठन को प्रयास किया है। ये संदेश देने की कोशिश की है कि वे राम भक्त हैं, ताकि संपूर्ण सनातन समाज उनके साथ जुड़ सके। लेकिन उन्होंने इसे पार्टी नहीं कहा है, लेकिन घोषणा उन्होंने राजनीति करने की है। ये तो जिस दिन उन्होंने त्यागपत्र दिया था 26 जनवरी को, उसी दिन कह दिया था कि एक राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता है और वो विकल्प, वो भारतीय जनता पार्टी के विकल्प की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने त्यागपत्र में ही कह दिया था कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, बीजेपी नहीं है, ये विदेशी जनता पार्टी है, बीजेपी है, ये उन्होंने कहा था। अब वृंदावन में जब उन्होंने घोषणा की तो उनके साथ कोई बहुत बड़ा समुदाय नहीं था। बहुत साधारण से कार्यक्रम में उन्होंने अपने मोर्चे की घोषणा कर दी। उसके बाद से उनके कार्यक्रमों की कोई जानकारी नहीं आ रही है। सवर्ण समाज का उनके प्रति कितना समर्थन है, अंदर अंदर क्या कोई वेव चल रही है या वो सतही साबित होगा, तमाम तरह के सवाल हो रहे हैं। हमारी कुछ ब्राह्मण पदाधिकारियों से, नेताओं से भी बात हुई, कुछ सामाजिक व्यक्तियों से भी बात हुई। उनका कहना यह है कि अलंकार अग्निहोत्री ने अपना कैरियर खराब कर लिया है। ये बहुत दिन तक ये बात चलने वाली नहीं है जो उन्होंने जो मुद्दा उठाया है। लेकिन ये सबके अपने अपने मत हैं। हो सकता है कोई अंदर अंदर वेव चल रही हो, कोई अंदर अंदर हवा चल रही हो जिसका उन्हें फायदा मिले। अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या उन्होंने त्याग किया है समाज के लिए या उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पहले से थी? तो ऐसी चीजों की पड़ताल जब करते हैं तो कुछ तथ्य सामने आते हैं। एक तो ये कि अलंकार अग्निहोत्री जब सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर थे तब भी वो एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे थे और कुछ लोगों के साथ जुड़े हुए थे, कुछ विषयों पर वो वार्ता करते थे। ये जानकारी मिली है, ये बरेली से ही मिली है, बरेली के सूत्रों से ही जानकारी मिली है। तो अब उनके मन में ये प्रमाणित होता है कि उनके मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो पहले से थी, राजनीतिक अंतर्द्वंद था। वो मन मन में अपना विचार कर रहे थे कि किस तरह से राजनीति में जाया जाए और किस मोड़ पर जाया जाए, किस महत्वपूर्ण अवधि पर, दिवस पर ये हम घोषणा करें। उसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय पर्व को चुना और संयोग से मौका भी आ गया। यूजीसी के रूल्स जारी हो गए। उन यूजीसी रूल्स से नाराज होकर एक समाज में बड़ा उबाल आया। उसी मौके पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उसको मुद्दा बना लिया। अब सवाल है कि क्या ये समाज में कोई बड़ा बदलाव करने के लिए त्यागपत्र दिया? तो अगर समाज की सेवा की बात है तो वो तो पीसीएस अधिकारी रहते हुए भी बड़ी सेवा कर सकते थे। और समाज सेवा के लिए ये भी कोई जरूरी नहीं है
कि राजनीतिक दल ही बनाया जाए या राजनीति में ही जाया जाए। समाज सेवा के आज बहुत सारे अवसर हैं और बहुत सारे मुद्दे भी हैं, बहुत सारे चिंतनीय मुद्दे भी हैं। हिंदू समाज में विघटन और जातिवाद का बढ़ता प्रभाव ये भी एक चिंता का विषय है, ये भी एक समाज सेवा का आधार हो सकता था। सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए ये भी जरूरी है कि समाज में विघटन ना हो, जातिवाद ना बढ़े। क्योंकि जब हम सनातन समाज की बात करते हैं तो केवल श्रवण समाज से ही सनातन पूरा नहीं होता है, ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। एक बड़ा वर्ग है जो अनुसूचित जातियों का है, पिछड़ा वर्ग है। ये पिछड़ा वर्ग हालांकि सनातन का अभिन्न अंग है। ये मंडल कमीशन के बाद और आरक्षण के बाद कुछ बातें आई हैं, कुछ अलगाव बढ़ा है, लेकिन उनके सनातन सिद्धांतों पर और मान्यताओं पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। अनुसूचित जातियों पर भी नहीं, वो भी सभी मान्यताएं सनातन की मानते हैं, लेकिन उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी सवर्णों की भी है। तो ये भी एक समाज सेवा का माध्यम हो सकता था। समाज सेवा के कई पहलू हैं, मानवीय पहलू है, बहुत सारे काम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो 5 विषय ही सुझाए हैं समाज सेवा के लिए, जिसमें स्वदेशी है, सामाजिक समरसता है, कुटुंब प्रबोधन है, नागरिक कर्तव्य हैं। ये सब विषय पहले से ही, वातावरण है, पर्यावरण है। तो बहुत सारे मुद्दे समाज सेवा के हो सकते हैं। कोई अकेला माध्यम राजनीति नहीं है समाज सेवा के लिए। कोई राजनीति से ही समाज सेवा होगी ऐसा कुछ, राजनीति से तो राजनीति ही होगी। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अलंकार अग्निहोत्री विशुद्ध राजनीति के लिए इस क्षेत्र में उतरे और उन्होंने जिस तरह से राजनीतिक नेताओं से संपर्क भी किया, उनके पक्ष में कुछ राजनीतिक दल के लोग आए भी जब इस्तीफा दिया, तो ये स्पष्ट है। अब दूसरा प्रश्न है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ी चुनौती बनने जा रहे हैं। तो ये अभी आने वाले समय में पता चलेगा, तत्काल इस प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब वो संगठन विस्तार करेंगे और जिलों जिलों में दौरे करेंगे, तब उनको कैसा समर्थन मिलता है और सवर्ण समाज में भी क्या वो समग्र सवर्ण समाज में राजपूत, वैश्य, कायस्थ, इन सब का भी समर्थन पाएंगे ब्राह्मणों के साथ, और इसके साथ ही क्या उनके संगठन में भारतीय जनता पार्टी से कुछ सवर्ण नेता या कार्यकर्ता या पदाधिकारी त्यागपत्र देकर उनके साथ आएंगे, तब ये माना जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनेंगे। अन्यथा कोई चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी नहीं हो पाएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का व्यापक आधार है और सभी जातियों के, सभी वर्गों के नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, सूझबूझ वाले हैं, और वो इस मुद्दे की अनदेखी भी नहीं कर रहे हैं और ना कर सकते हैं। तो चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है या नहीं है, ये जल्दबाजी में कहना उचित नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और जब कुछ ऐसे तथ्य सामने आएंगे तो हम जरूर आपके साथ साझा करेंगे, निष्पक्षता के साथ साझा करेंगे। लेकिन हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि आप भी बताइए कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती खड़ी कर रहे हैं। क्या उनका रिस्पॉन्स है ग्रामीण क्षेत्रों में, अर्ध शहरी क्षेत्रों में, कस्बों में, शहर नगरों में, उनका जो विशेष रूप से कार्यक्षेत्र बरेली रहा है, रोहिलखंड, उसमें क्या प्रभाव है। वो ब्रज में बहुत दौरे कर रहे हैं, हाथरस में तो उनके पक्ष में एक धरना ही हो रहा है, और वृंदावन में उन्होंने पार्टी घोषणा की। तो ऐसे में उनका कितना समर्थन है, लोग कितना पक्ष में आ रहे हैं, आप भी बहुत अच्छा बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए हमें, तो हम अपने जो समीकरण है, अपना विश्लेषण है, उसमें सुधार करेंगे और उसको उसमें समावेशित करेंगे। खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप कमेंट जरूर करेंगे। आज के इस विश्लेषण में, समय संवाद में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के लिए। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।